स्टेनिन इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, है ना, स्टेनिन इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो जनाब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है क्या, SnH4। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड यस जनाब ये मॉलिक्यूलर हाइड्राइड होता है। आगे बढ़िए, स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं। स्टेनिन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेनर मॉलिक्यूल, नहीं ये नॉन प्लेनर होता है, तो इसके बजाय ये स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसकी वजह से नॉन प्लेनर होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर आपको बता दें तो क्या कोई तकलीफ होगी आपको, नहीं। एच इस तरीके से जोड़ देंगे यहाँ पर, और एक बार हम बिलो द प्लेन रखते हैं एच को, और एक बार हम एबो द प्लेन रख रहे होंगे। अरे हाँ या ना, देखिए थोड़ा ज़्यादा ही भद्दा बना दिया हमने इसको, थोड़ा सा तो अच्छा बना ही लेते हैं, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, बहुत अच्छी आर्ट तो नहीं है बट समझ में आपको आए ऐसा तो बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। इन लिक्वेशन प्रोसेस यूज्ड फॉर टिन द मेटल इज रिएक्टेड विद एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर। अच्छा जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्वेशन प्रोसेस में हम करते क्या है। हम बेसिकली लिक्वेशन प्रोसेस का यूज करते हैं लो मेल्टिंग मेटल को हाई मेल्टिंग मेटल से सेपरेट करने के लिए। क्या बोल दिया मैंने, आपको लिख लेना है, ये छोटी छोटी बातें अगर आप लिखते जाएंगे ना तो काफी ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। लिक्वेशन प्रोसेस का हम यूज करते हैं लो मेल्टिंग मेटल को हाई मेल्टिंग मेटल से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। तो जनाब कैसे करेंगे, लो मेल्टिंग मेटल जो कि यहाँ पर टिन है, टिन एक लो मेल्टिंग मेटल है, उसको हम मोल्टन फॉर्म में लाने वाले हैं। देखिए जनाब लिखा हुआ है इज ब्रॉट टू मोल्टन फॉर्म व्हिच इज मेड टू फ्लो ऑन ए स्लोप, यानी कि एक स्लोपिंग सरफेस पर उसको हम फ्लो कराएंगे, है ना। पहले लो मेल्टिंग मेटल को हम मोल्टन फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद एक स्लोपिंग सरफेस पर हम उसको फ्लो कराएंगे जिससे वो हाई मेल्टिंग मेटल से अलग हो जाएगा। क्लियर है ना, यस। जनाब ये छोटी छोटी लाइनें अगर आप लिख लेंगे ना तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, अगर आप लिखना चाहते तो लिखिए इन लिक्वेशन प्रोसेस लो मेल्टिंग मेटल इज ब्रॉट टू मोल्टन फॉर्म व्हिच इज मेड टू फ्लो ऑन ए स्लोप, और इस तरीके से ही हम लो मेल्टिंग मेटल को हाई मेल्टिंग मेटल से अलग कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, या यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर है बात। डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन यानी कि N2 और O2 की बात करी जा रही है यहाँ पर। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज। अच्छा जी, तो आपसे बताया गया है कि भैया आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ रखा है आपने कि 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन में कितनी है बताइए, 20 पॉइंट समथिंग है ना। यस, यानी कि काफी ज्यादा ऑक्सीजन एंड काफी ज्यादा नाइट्रोजन है, तो ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं ना, बट ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या समस्या है इनको। पढ़िए ऑप्शन को पढ़िए। N2 इज अनरिएक्टिव इन द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल, रिएक्शन बिटवीन देम कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नहीं भैया ये क्या है, द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर। यस इंडीड, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सी वाला बिल्कुल सही है। देखिए N2 एंड O2 अगर हम रिएक्ट कराते हैं ना, N2 प्लस O2 की रिएक्शन अगर हमको करानी है तो जनाब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तब जाकर ये रिएक्ट करेगी और 2NO का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। अब यार ये मत सोच लेना कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो क्या ये रिएक्ट कर जाएंगी, चाहे जितनी गर्मी पड़ जाए टेम्परेचर इतना नहीं पहुंचने वाला। इसके लिए 1500 से 2000 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है। क्या इतनी गर्मी पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो आप ही नहीं दिखाई देंगे ना हम दिखाई देंगे, है ना। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। रीजन क्या है इसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, काफी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तभी जाकर ये रिएक्शन हो पा रही होगी। क्लियर है, चलिए असर्शन को पढ़ लेते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब्स SO2 मोर एफिशिएंटली देन CH4। तो क्या ये लाइन सही है, ध्यान से सुनिए। जिन गैसेस की पोलैरिटी ज्यादा होगी वो एक्टिवेटेड चारकोल पर ज्यादा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मोर पोलर गैसेस, यहां पर थोड़ा सा हम हटाएंगे इसको, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए तभी काम बनने वाला है आपका। मोर पोलर गैसेस एब्जॉर्ब्स राइट ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है जनाब, यस ऐसे आप लिख लेंगे एक्टिवेटेड चारकोल। क्लियर है बात, और ठीक है इसका मतलब ये लाइन तो सही हो जाएगी, असर्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि SO2 ज्यादा पोलर होता है। एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्ब्स SO2 मोर एफिशिएंटली देन CH4। यस जनाब, SO2 ज्यादा ही एब्जॉर्ब होने वाला है एक्टिवेटेड चारकोल पर, यानी कि असर्शन सही है। रीजन क्या है इसका, गैसेस विद लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर आर रेडली एब्जॉर्ब बाय एक्टिवेटेड चारकोल। तो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होती है ना उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। क्या बोला मैंने, आप लिख सकते हैं, लिखिए जनाब आप लिखिए जिनकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, मोर पोलर गैसेस हैव हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। यस, यानी कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वही ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाली हैं। तो यहां पर क्या कहा गया है, गैसेस विद लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर आर रेडली एब्जॉर्ब, नहीं गैसेस विद हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर रेडली एब्जॉर्ब बाय एक्टिवेटेड चारकोल। अरे हाँ या ना, यस, यानी कि ये वाला लाइन गलत हो चुकी है आपकी, रीजन गलत है, असर्शन सही है, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अरे हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द मोस्ट स्टेबल ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन, बताइए ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन NF3 NBr3 NCl3 NI3, इसमें कौन है जो ज्यादा स्टेबल है।
तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि NH3 है जो ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल NH3 होने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ना, डाउन द ऑर्डर जैसे आप जाते हैं, तो इस बॉन्ड की कमजोरी बढ़ने लगती है, यानी कि ये बॉन्ड वीक होने लगता है। अरे हाँ या ना, ये बॉन्ड वीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि जनाब यहाँ पर आप नीचे जा रहे हैं, दैट मीन्स हेलोजन का साइज बढ़ रहा है। हेलोजन का साइज बढ़ रहा है तो नाइट्रोजन के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो बड़े साइज को हैंडल कर सके। दैट मीन्स नीचे जाते हुए स्टेबिलिटी कम हो रही है ट्राइहेलाइड की। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो साइज बढ़ रहा है इसी की वजह से नीचे जाते हुए ट्राइहेलाइड की स्टेबिलिटी कम हो रही होती है। 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट आपको दे दिया गया है, was subjected to estimation of nitrogen by Dumas method, in which volume of N2 evolved at STP was found to be 22.400 ml. That's great. The percentage of nitrogen in the compound is. ऐसा क्वेश्चन जनाब हमने अपने रिवीजन वीडियो में करा रखा है। आपको विश्वास नहीं तो जाइए, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिलहाल हम POC लिखते हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने एक वीडियो बना रखा है, 1 घंटे का है। सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। ड्यूमास मेथड, जेल्डाल्स मेथड, केरियस मेथड, ये सभी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। कुछ टेस्ट भी हमने बता रखे हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारी चीज़ें कवर की गई हैं। जनाब उस वीडियो को देखना मस्ट है आपके लिए। अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट भी काफ़ी ज़्यादा होता। चलिए, क्या पूछा गया है हमसे, वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, हम यहाँ पर वो सीखने का प्रयास करेंगे। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए क्या करना होगा? ऑब्वियसली जनाब वेट ऑफ नाइट्रोजन करना पड़ेगा। एंड आपसे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको करना पड़ेगा। परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे, ये फार्मूला आपको लगाना है। अब देखिए आपके पास क्या दिया गया है एंड आपको क्या पता करना है। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, तो अब आपको पता करना है वेट ऑफ नाइट्रोजन। कैसे पता करेंगे? मास ऑफ नाइट्रोजन हम कैसे पता कर सकते हैं? मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट से, सिंपल है। मास ऑफ नाइट्रोजन के लिए हम मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता ही है, बाकी नहीं पता है तो देखिए दिया भी गया है आपको मॉलिक्यूलर मास, ऑब्वियसली पता भी होता है सबको। तो मोल्स कैसे पता करेंगे? मोल्स के लिए हमें क्या करना होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। वेट अपॉन, सॉरी क्या बोल दिया हमने, मास ऑफ नाइट्रोजन के लिए मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा। ओके, दैट्स इट, राइट। तो मोल्स के लिए आपने कई फार्मूले पढ़े होंगे। देखिए, एक तो फार्मूला होता है मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वो फार्मूला यहाँ पर चलेगा नहीं, राइट, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया गया है, राइट। वॉल्यूम का भी एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन वॉल्यूम, जो आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया जाएगा, वॉल्यूम एंड नीचे होता है 22.4, ये आपको डायरेक्टली दे दिया जाता है 22.4, क्योंकि जनाब 22.4 ही होता है वॉल्यूम एट STP। 22.4 लीटर भी कर लो आगे, एंड ये वाला वॉल्यूम भी आपको लीटर में ही रखना होगा, सिंपल है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। तो मोल्स के लिए हम क्या करेंगे? मोल्स के लिए हम करने वाले हैं, देखिए कहाँ पर दिया हुआ है 22.400 ml, इसको ऑब्वियसली 22.4 लीटर भी लिखा जा सकता है, सिंपल है। एंड यहाँ पर वॉल्यूम एट STP भी दिया गया है, मोलर वॉल्यूम एट STP, राइट, 22.4 ये भी है। तो बहुत ही आसान हो गया। इनटू मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 28, राइट। एंड ये जो सॉल्व करके आने वाला है, ये आने वाला है जनाब 28 ग्राम्स मास ऑफ N2। वापस से जनाब इस इक्वेशन का यूज करेंगे एंड फटाफट से इसको सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन में आप कुछ भी बचा नहीं है। इस वाले फॉर्मूले को हमें यूज करना है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? वेट ऑफ नाइट्रोजन, नीचे है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंटू 100 कर देंगे। 28 डिवाइडेड बाई 0.2 ग्राम, राइट, 0.2 इंटू 100 करना होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब एक जीरो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर जीरो लगा देते हैं और ऐसे कर देते हैं, राइट। कुछ भी गलत? क्या हमने कुछ भी गलत किया है? नहीं जनाब, कुछ भी गलत नहीं किया है। ओके, एंड जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आने वाला है 14 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3। एंड ऑब्वियसली आप सभी को पता है ये जो आया है वो ग्राम में आया है, जब आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो एट द एंड 14 ही बचने वाला है, 14% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन आसान है अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो जनाब फंस के रह जाएंगे। POC हम वाले इस वीडियो को हमारे देखिए, काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं एंड इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे। फिनॉल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, फिनॉल दिया गया है, उसकी रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। व्हिच प्रोडक्ट विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज स्केल प्रिपरेशन। तो जनाब ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को एक साथ लाने की कोशिश करी गई है। तो पहले तो आपको रिएक्शन आनी चाहिए। फिनॉल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ तो क्या बनने वाला है? ध्यान से देखिए, डाइल्यूट HNO3, ऑब्वियसली HNO3 को ही हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है।
जनाब यहाँ पर बनने वाला है NO2 पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर NO2 एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगाएंगे हम एंड एक बार जनाब लगाने वाले हैं पैरा पोजीशन पर, राइट। इस तरीके से यहाँ पर भी जनाब NO2 हो जाने वाला है। सीन थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है बट आई होप आप मैनेज कर पाएंगे। तो NO2 करते हैं, यहाँ पर भी NO2। ये रहा जनाब आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये रहा पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होने वाला है, पैरा का। पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि जनाब यहाँ पर होने वाली है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑर्थो के केस में होने वाली है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेन चेंज करते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए, कहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, राइट। एंड आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में ज़्यादा होने वाला है। गॉट इट। यहाँ पर हम लिखते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। चलिए फिलहाल हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है ऑर्थो प्रोडक्ट में एंड पैरा प्रोडक्ट में होने वाली है इंटर। इंट्रा का मतलब होता है जनाब खुद में ही एंड इंटर का मतलब होता है दूसरे लोगों के साथ, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और साथ में अब हमसे पूछा गया है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा। देखिए जनाब प्योरीफिकेशन वाले हमारे इस वीडियो को प्रेफर करिए। हमने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं एंड शायद ही आपको इनमें से कुछ भी इससे बेहतर आपको कहीं भी मिल जाए क्योंकि हमने शॉर्ट क्रिस्प एंड कॉन्साइज कंटेंट पे फोकस किया है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, बाद में कुछ पीवाईक्यूज भी कराए हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाएं, राइट। तो हमारे प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पीओसी वाले दोनों वीडियोस को प्रेफर करिए। ये सभी क्वेश्चंस चुटकियों में जना सॉल्व होने वाले हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। एंड यहाँ पर देखिए क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन, ये 4 तरीके आपको दिए गए हैं। इनमें से बताइए कौन सा यूज करना पड़ेगा इसको सेपरेट करने के लिए। तो जनाब इसका करेक्ट आंसर होने वाला है स्टीम डिस्टिलेशन। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो होता है स्टीम वोलाटाइल। ऑर्थो प्रोडक्ट होता है स्टीम वोलाटाइल एंड ये स्टीम वोलाटाइल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली जो स्टीम वोलाटाइल है वो बहुत जल्दी अलग हो जाने वाला है। तो डेफिनेटली हम स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से ही इन दोनों को अलग कर पाएंगे। सिंपल है, आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है जनाब। प्रैक्टिस जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। स्टीम डिस्टिलेशन का यूज हम तभी करते हैं जब दो में से कोई एक प्रोडक्ट स्टीम वोलाटाइल हो, जो कि यहाँ पर है, राइट। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये स्टीम वोलाटाइल होता है। डेफिनेटली हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करने वाले हैं। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, ओके, हमारे पास 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। व्हिच वन इज हैविंग स्टैगर्ड कन्फर्मेशन विद मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल। बेसिकली ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है ऑब्वियसली। देखिए चारों आपने देख लिए हैं एंड आपको साथ में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड एंड स्क्यू कॉन्फ़िगरेशन। को हटाइए, यस। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है जनाब। स्टैगर्ड लिखते हैं हम सबसे पहले। स्टैगर्ड में क्या आता है, चलिए थोड़ा सा पहले ऐसे लिख देते हैं, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड एंड स्क्यू कन्फर्मर्स, राइट। ये 3 तरीके के कन्फर्मेशन, ओके दैट्स इट। स्टैगर्ड में क्या होने वाला है, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल जहां पर होगा उसी को हम बोलते हैं स्टैगर्ड। डाइहेड्रल एंगल अभी क्लियर नहीं है तो रुकिए, हो जाएगा। इक्लिप्स्ड के केस में जनाब क्या होता है, 0 सॉरी यहाँ पर 60 होने वाला है, 60 एंड यहाँ पर होता है 0, 120 डिग्री, 240 एंड 360, राइट। ये 4 एंगल होते हैं इक्लिप्स्ड में। अब बात करें अगर हम स्क्यू कन्फर्मेशन की, तो स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड के अलावा जो भी होता है, स्टैगर्ड के ये 2 हो गए, इक्लिप्स्ड के ये 4 हो गए, इन 6 के अलावा जो कुछ भी अदर एंगल होगा वो सभी स्क्यू कन्फर्मेशन में काउंट होने वाले हैं, राइट, एक्सेप्ट स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड, सारे ही स्क्यू कन्फर्मेशन में काउंट होने वाले हैं। ठीक है, हो गया। अब बात करें हम डाइहेड्रल एंगल की। डाइहेड्रल एंगल क्या होता है जनाब? डाइहेड्रल एंगल होता है एंगल बिटवीन 2 ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पर CH3 की बात करें, यानी कि यहाँ पर जो CH3 के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम बोलने वाले हैं डाइहेड्रल एंगल, राइट। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन क्या होगा जनाब यहाँ पर, CH3, यहाँ पर हम CH3 ग्रुप लिख देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, ये क्लियर हो रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी फटाफट सॉल्व होते जाएंगे। स्टैगर्ड का ये 2 हैं तो हमें स्टैगर्ड ही फाइंड आउट करने हैं, बाकी आपको ये सारी चीज़ें भी याद होनी चाहिए। 60 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो हमसे पूछा गया है मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल। तो देखिए यहाँ पर जनाब 60 है, यस ये स्टैगर्ड तो है बट 60 डिग्री एंगल है, ओके। आगे आइए, यहाँ पर तो जनाब 120 डिग्री है, 120 डिग्री डेट मीन्स ये वाला हो जाने वाला है इक्लिप्स्ड, तो हमको तो स्टैगर्ड फाइंड आउट करना है तो उसको क्रॉस कर देंगे। आगे आइए, यहाँ पर जनाब है स्टैगर्ड भी है
एंड मैक्सिमम एंगल यानी कि 180 डिग्री भी है। ये देखिए CHC यहाँ पर है, CHC यहाँ पर है, 180 डिग्री का इस तरीके से हो जाएगा एंड यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। स्टैगर्ड में दो ऑप्शन होते हैं 60 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो ऑब्वियसली 180 डिग्री ही मैक्सिमम डायहेड्रल एंगल होने वाला है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, स्टैगर्ड में क्या क्या पॉसिबल है, इक्लिप्स में क्या क्या पॉसिबल है एंड इसकी कन्फर्मेशन में इन के अलावा सारे पॉसिबल होते हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट जनाब होते हैं। असर्शन को पढ़िए, रीजन को पढ़िए एंड करेक्ट आंसर को मार्क करिए। द मिक्सचर कंटेन्स बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन। मिक्सचर में क्या है, बेंजोइक एसिड है एंड नेफ्थलीन है। द प्योर बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड आउट बाय द यूज ऑफ बेंजीन। क्या जनाब होगा इसका रीजन पढ़िए, बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ओके, जनाब एक बार फिर से असर्शन को समझने का प्रयास करते हैं, दोबारा से पढ़िए, पेन लेकर आते हैं। यस, अ मिक्सचर कंटेन्स बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन। ओके, मिक्सचर में आपके पास क्या है, बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन। द प्योर बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय द यूज ऑफ बेंजीन। तो जनाब ऐसा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जनाब ये दोनों जो है यानी कि बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन ये दोनों ही सॉल्युबल होते हैं इन बेंजीन। बेंजीन में ये दोनों ही सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जैसे ही आप बेंजीन लेकर आएंगे ये दोनों ही बेंजीन में डिसॉल्व हो जाने वाले हैं एंड फर्दर आप इनको अलग नहीं कर सकते। तो एसर्शन तो हो जाएगा गलत, क्योंकि एसर्शन जनाब ये कह रहा है कि प्योर बेंजोइक एसिड को अलग किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ बेंजीन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनाब डिसॉल्व हो जाएगा बेंजीन, सॉरी बेंजोइक एसिड बेंजीन में। बट अगर आपसे पूछा जाए कि इनको अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को क्रैक करने के साथ साथ आपको और भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो जनाब इनको अलग कैसे करेंगे, मिक्सचर कंटेन्स बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन। बेंजोइक एसिड है एंड नेफ्थलीन है, इसको हम अलग कर पाएंगे हॉट वाटर की हेल्प से। कैसे कर पाएंगे, हॉट वाटर में जनाब बेंजोइक एसिड होता है सॉल्युबल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हॉट वाटर की, ना कि जनाब बेंजीन की। बेंजोइक एसिड हॉट वाटर में होता है सॉल्युबल एंड नेफ्थलीन होता है इनसॉल्युबल। बस इसी की वजह से जनाब हम अलग कर पाएंगे। तो ये वाला तो हो जाएगा सॉल्युबल, ये हो जाएगा इनसॉल्युबल। तो इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करने वाले हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज हम करेंगे एंड इन दोनों को हम आसानी से सेपरेट कर पाएंगे। ये हो गई आपके लिए एडिशनल नॉलेज। ठीक है, बाकी रीजन पर आइए। बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन वाटर, तो ऑब्वियसली अभी अभी हमने आपको बताया कि बेंजोइक एसिड हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, तो रीजन तो सही हो जाएगा बट असर्शन गलत हो चुका है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। कंपाउंड पी ऑन नाइट्रेशन, कोई कंपाउंड पी है जिसको हम नाइट्रेशन पे लगाते हैं विद डाइल्यूट HNO3 यील्ड्स टू आइसोमर्स। ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं, अभी बताते हैं कैसे। दीज आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। याद आया, वहाँ पर जो आपसे पूछा गया था वही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है, बाकी आगे पढ़िए। आइसोमर्स ए एंड बी सोच द इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली। तो अभी तक रिकॉल नहीं हुआ है तो जीवन में समस्या है, रिकॉल हो जाना चाहिए। कंपाउंड पी ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3, ये पूछा गया है, yields a yellow compound C, a strong acid, that is a strong acid. The number of oxygen atoms is present in compound C. देखिए अगर कंपाउंड पी है, आपको बताया नहीं गया यहाँ पर कंपाउंड पी क्या है, बट ठीक है ऐसा कुछ पढ़ते हुए आप सारी चीज़ें क्रैक कर लेंगे। दोबारा से ध्यान से पढ़िए, कंपाउंड पी है ऑन नाइट्रेशन यानी कि NO2 विद डाइल्यूट HNO3 yields two isomers A and B. These isomers can be separated by steam distillation. अंडरलाइन करिए, isomers A and B shows intramolecular and intermolecular hydrogen bonding। सारी चीज़ें याद रखिए, हमारे साथ आइए, आपको शेयर कराते हैं दोबारा जनाब हम PYQs की। ये रहा लास्ट क्वेश्चन में जो आपने पढ़ा कंपाउंड पी, वो यही है। डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई गई, यस नाइट्रेशन, एंड ये जनाब दो आइसोमर बने हैं, यानी कि ये और ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये दोनों ही आइसोमर्स हैं। एक में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वो भी आपको बताया गया है। एक में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वो भी आपको बताया गया है, राइट। एंड इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, वो भी आपको उस क्वेश्चन में बताया गया है। PYQs की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए, राइट। यस, अब अभी तक आपने रिएक्शन करवाई थी डाइल्यूट HNO3 के साथ, बट अगर हम उसी कंपाउंड की रिएक्शन करवा दें कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तो क्या होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसीलिए दी गई थी ताकि आप ये क्रैक कर पाएँ कि कंपाउंड पी क्या है। अगर आपने सही से क्वेश्चन किए होते PYQs तो कंपाउंड पी क्रैक करना काफ़ी आसान होता, दैट इज फिनॉल, राइट। अब आप इसकी रिएक्शन अगर कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, फोकस स्क्रीन पे रहना चाहिए। हमने बोला कंसंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट नहीं। तो कंसंट्रेटेड HNO3 में सब कुछ बदल जाएगा, जो बनने वाला है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर जनाब 3 NO2 का एडिशन होने वाला है, क्योंकि जनाब कंसंट्रेटेड है, राइट, डाइल्यूट नहीं है। एक NO2 यहाँ पर ऐड होगा, एक NO2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक NO2 जनाब यहाँ पर ऐड हो जाने वाला है, राइट। एंड इसे हम बोलते हैं पिकरिक एसिड, पिकरिक एसिड।
एंड ये जनाब होता है येलो कलर का। आपसे पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, बट आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। आई थिंक ये तो आपको बताया गया है। देखते हैं। कंपाउंड पी एन रिएक्शन विद यील्ड्स अ येलो कंपाउंड, ये भी आपको बताया गया है, येलो कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड सी। ओके, तो इस कंपाउंड सी में यानी कि पिक्रिक एसिड में आपसे पूछा गया कि ऑक्सीजन एटम कितने हैं। तो देखिए, एक यहाँ पर, दो दो दो, यानी कि 6 + 1 दैट इज 7। 7 ऑक्सीजन एटम हैं आपके कंपाउंड सी में, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे करेक्ट आंसर के लिए। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो जनाब सबसे पहले तो हम डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। राइट, डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। साइक्लोपेंटेन है तो इस तरीके से साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ये हो गया जनाब साइक्लोपेंटेन। डाइमिथाइल, एक बार तो दोनों CH3 हम एक से ही जोड़ते हैं। इस केस में जनाब कोई भी आइसो, क्या लिखा हुआ है, स्टीरियो आइसोमर, तो कोई भी यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर नहीं होने वाला। राइट, उसका नाम क्या होगा, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। आसानी से आप इसकी नेमिंग कर पाएंगे, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। ओके, आगे बढ़िए, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन करते हैं अब हम। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन हमने करके देख लिया। अब 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो साइक्लोपेंटेन ड्रॉ करिए, कर दिया। इस बार एक CH3 यहाँ पर जुड़ेगा, इस बार यहाँ पर जोड़ते हैं। राइट, इस केस में क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, ये क्या हमने लिखा है, इसको हम नेम कर देते हैं सबसे पहले, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। गॉट इट, साइक्लोपेंटेन। इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसे हम करेंगे। एक बार तो जनाब ये हो जाएगा एबो द प्लेन। अगर ये एबो द प्लेन है तो यहाँ पर भी एबो द प्लेन ही रखते हैं। CH3 यहाँ पर भी हो जाएगा, CH3 यहाँ पर भी हो जाएगा। एंड इसी के आइडेंटिकल एक जनाब स्ट्रक्चर और बनने वाला है। देखिए, इस बार दोनों को ही हम आउटर सॉरी बिलो द प्लेन रखने वाले हैं। CH3 CH3, एंड यहाँ पर सबसे पहले तो हमको साइक्लोपेंटेन कंप्लीट करनी चाहिए थी, बट हमने नहीं करी, तो डेफिनेटली हमको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। स्क्रीन थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, थोड़ी सी दिक्कतें दे रही है, बट आई होप आप मैनेज कर पाएंगे। राइट, चलिए साइक्लोपेंटेन हमसे पहले ड्रॉ करते हैं, तरीके से हो जाएगा। एंड यहाँ पर जनाब CH3, दोनों एक बार दोनों CH3 एबो द प्लेन, एक बार दोनों CH3 बिलो द प्लेन। राइट, जनाब ये तो हो जाने वाले हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल आप लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, वापस से देखिए और क्या हो सकता है। और जनाब एक बार एक सॉरी देखिए, इसको बनाकर ही दिखाते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे जनाब आप। यहाँ पर इस तरीके से एक बार आउटर द प्लेन हो जाएगा, एबो द प्लेन बोले तो, एंड इसी को हम यहीं पर करते हैं क्या, बिलो द प्लेन, एबो द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। एंड इसी तरीके से दूसरा भी हो जाने वाला है। इस तरीके से जनाब हम करेंगे। इस बार हम इसको रखते हैं बिलो द प्लेन, CH3 को, एंड इसको रखते हैं हम एबो द प्लेन। सिंपल है, ये जनाब हो जाने वाला है इनेंसियोमर्स। राइट, देखिए, एक बार हमने दोनों को एबो द प्लेन रखा, एक बार दोनों को बिलो द प्लेन रखा, एक बार इसको, इन दोनों को, एक को एबो द प्लेन रखा, एक को बिलो द प्लेन रखा। इसके अलावा कुछ भी आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इन केस ऑफ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। एंड ऐसा ही कुछ होने वाला है 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन में। राइट, चलिए पेन को चेंज करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। अब क्या बनाने वाले हैं, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, यानी कि जनाब एक CH3 यहाँ पर जुड़ने वाला है, एक CH3 यहाँ पर जुड़ने वाला है। ये क्या हो गया, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। आप नेमिंग कर लीजिएगा, या फिर चलिए हम कर देते हैं 1,3 डाई मिथाइल एंड साइक्लोपेंटेन। दैट्स इट। देखते हैं फिर से, जैसा कुछ हमने ऊपर किया है वैसा ही जनाब नीचे करने वाले हैं, बाकी प्ले करके आपको बता ही देते हैं। तरीके से जनाब CH3 हो जाने वाला है, राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना नहीं है। CH3 यहाँ पर भी हो जाएगा, एंड जनाब यहाँ पर हम दोनों को ही ओपन के यहाँ पर इस तरीके से होगा, CH3 हो जाने वाला है। एंड इस बार भी बिलो द प्लेन ही होने वाला है, CH3। राइट, एंड ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं, जैसा कि आपने लास्ट में देखा था 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के केस में। राइट, एंड इसी तरीके से यहाँ पर भी बनने वाला है। दो अलग हो गए, एंड एक बार हम बिलो द प्लेन आउटर द प्लेन एक्सचेंज करके देखते हैं। देखिए जनाब, एक बार CH3 बिलो द प्लेन हो जाएगा, एक बार एबो द प्लेन हो जाने वाला है, और एक और जनाब आपके पास बचेगा। ऑब्वियसली आपने गेस तो कर ही लिया होगा। इस बार इस वाले CH3 को हम पूरा करते हैं, CH3 एंड जनाब CH3। तो फाइनली
हमने सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए एंड ये दोनों एनसीओमर्स हैं, ये दोनों भी एनसीओमर हैं। जब आप इसकी टोटल काउंटिंग करने वाले हैं तो ऑब्वियसली आपको मिलने वाला है टोटल आइसोमर्स पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। जनाब इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 5। राइट, सारे स्ट्रक्चर आपने देख लिए हैं, काउंटिंग भी आप आसानी से कर लेंगे, फॉर्मूले आपको आते होंगे, डेफिनेटली नहीं आते तो जनाब याद करिए एंड ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन ये हो जाएगा, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन ये हो जाने वाला है, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन ये हो जाने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार CH3 हम यहाँ पर लेकर आ जाएं, राइट, तो वो जनाब एट द एंड 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन ही होने वाला है। सिंपल है, सिंपल तो नहीं है, काउंटिंग आपको आनी चाहिए। चलिए, 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट आपको दिया गया है। कंटेनिंग क्लोरीन गिव 0.40 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन केरियस एस्टिमेशन। केरियस एस्टिमेशन हो रहा है द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्यों अच्छा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट तो आपको दिया गया है, अच्छी बात है, बट आपको पूछा गया है क्लोरीन का परसेंटेज, आपसे पूछा गया है क्लोरीन का परसेंटेज, बट आपको दिया गया है वेट सिल्वर क्लोराइड का। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और लगेगा, जिसकी वजह से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिए, सबको समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का फॉर्मूला हम लिखना चाहेंगे, बाय द वे आपको आता ही होगा। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन मास ऑफ क्लोरीन हो जाएगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको एज इट इज दिया हुआ है, तो उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इनटू 100 हो जाने वाला है। ग्रेट, मास ऑफ क्लोरीन। तो मास ऑफ क्लोरीन के लिए आपको आगे क्या करना होगा? मास ऑफ क्लोरीन पता करना है आपको, बट आपको सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन पता है, वेट ऑफ क्लोरीन नहीं पता है। आपको वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl पता है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि NaGCl, मोल्स ऑफ AgCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन। राइट, कैसे बोल दिया हमने? ये आपको पता होना चाहिए कि एक AgCl में एक Cl है, यानी कि एक सिल्वर क्लोराइड में एक क्लोरीन है, तो डेफिनेटली दोनों के मोल्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। बस अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आता था तो ये वाला क्वेश्चन भी बाकी क्वेश्चंस की तरीके से था जो आपने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो जनाब ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब हम मोल्स ऑफ AgCl निकालेंगे, क्योंकि जनाब हमें वेट ऑफ AgCl दिया हुआ है, उसी को हम इक्वेट कर देंगे Cl से, यानी कि जो मोल्स ऑफ AgCl होने वाले हैं वही मोल्स होने वाले हैं क्लोरीन के भी। राइट, NaGCl लिखते हैं हम, क्या है वेट? 0.40 ग्राम। राइट, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 108 प्लस 35.5 दैट इज 143.5। ये क्या हो गया है? ये हो गया है मोल्स ऑफ AgCl, एंड यही जनाब इक्वल हो जाने वाला है मोल्स ऑफ Ag, दैट इज NaG। राइट, सिंपल। ऐसे हो गया, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मोल्स ऑफ Ag नहीं जनाब, यहाँ पर मोल्स ऑफ Cl लिखिए, हालांकि ये भी सही लिखा है हमने, मोल्स ऑफ Ag भी यही होने वाला है, बट यहाँ पर हमें क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है। मोल्स ऑफ क्लोरीन को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन से, तो डेफिनेटली आपको मास ऑफ क्लोरीन मिल जाने वाला है जो आपको चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम एक साथ लिखते हैं। राइट, क्योंकि सारी कैलकुलेशन अगर आप एक जगह पर लिख के सॉल्व करते हैं तो आसानी हो जाती है, एंड अप्रॉक्सीमेशन भी आपको बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मास ऑफ क्लोरीन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मास ऑफ क्लोरीन के लिए आपको मोल्स ऑफ क्लोरीन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन करना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ क्लोरीन आप सबसे पहले लिखेंगे, मोल्स ऑफ क्लोरीन आपने ये लिख दिया 0.40 एंड 143.5, ये हो जाने वाले हैं मोल्स ऑफ क्लोरीन। एंड इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन दैट इज 35.5 से, तो ये हो जाने वाला है मास ऑफ क्लोरीन। राइट, ये वाली चीज़ आपने कंप्लीट कर ली। अब लिखना है आपको मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। येलो पेन ले लेते हैं हम। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो? 0.25 ग्राम। राइट, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 ग्राम। इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो आपको करेक्ट आंसर मिलने वाला है, दैट इज परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आने वाला है 39.58। अप्रॉक्सीमेशन लेने की गलती मत करना। अगर 39.58 के बजाय 39.4 आ गया तो आप राउंड ऑफ करके 39 लिखेंगे, बट इस केस में राउंड ऑफ होने के बाद 40 होने वाला है। इसीलिए जनाब आपको बहुत ही एक्यूरेटली सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में अपना फोकस पूरा बना के रखना है। 30.58 आपका आएगा, उसको आप राउंड ऑफ करके यहाँ पर 40 लिख देंगे। द फॉर्मूला फॉर द पर्पल कलर, पर्पल कलर आपको नहीं विश्वास है जनाब, देखिए इस वीडियो में सब कुछ हमने आपको बताया गया है, पर्पल कलर भी लिख के आपको दिया गया था। सिंपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है जनाब वीडियोस की। अगर आप देखते जाते हैं रिवीजन वीडियोस तो फटाफट से क्वेश्चंस क्रैक हो रहे होंगे। फॉर्म्ड इन द लाइसेंस टेस्ट फॉर सल्फर यूजिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है? द फॉर्मूला ऑफ द पर्पल कलर फॉर्म्ड। ओके, आपसे पर्पल कलर का फॉर्मूला पूछा गया है, तो उससे पहले हम आपको पूरी सी
रिएक्शन लिखकर दिखाना चाहते हैं, तो जनाब सबसे पहले हमें लिख लेना होता है सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम सल्फाइड। इसको हम लेंगे, इसकी रिएक्शन करवाते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सोडियम प्रोसाइड नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता जनाब ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, क्या होने वाला है Na2, इस तरीके से हम Fe करेंगे। एंड जनाब यहाँ पर क्या होने वाला है, बहुत ही ध्यान से, थोड़ा सा स्क्रीन हैंग कर रही है हमारी, बट कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमको। जस्ट अ सेकेंड, FeCN5NO, राइट। एंड आपको इस तरीके से कर देना होगा। ये क्या है, सोडियम नाइट्रोक्साइड लिखकर आप देखते हैं, बाकी लिखने की कोई जरूरत है नहीं, काफ़ी टाइम लगने वाला है। जब आप सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ, तो पर्पल कलर का कंपाउंड बनता है, जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था, फार्मूला फॉर द पर्पल कलर फॉर्म्ड। जो पर्पल कलर का बनता है वो जनाब क्या बनता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, Na4, सबसे पहले आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, Na4 Fe तरीके से CN5, राइट, Na2S, और ये सब कुछ है क्या है ये, सोडियम नाइट्रोक्साइड। ये चीज़ याद होनी चाहिए। हो सकता है आपसे डायरेक्टली नाम ही पूछ लिया जाए, सोडियम नाइट्रोक्साइड, हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए कि सोडियम नाइट्रोक्साइड के बताइए इसमें से कौन सा सोडियम नाइट्रोक्साइड है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम बार बार फोकस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपको सिर्फ पर्पल कलर के बारे में पूछा गया है, तो इसका यहाँ पर होने वाला है NOS। एज इट इज चीज़ें अगर याद होंगी तो आसानी रहेगी, यहाँ पर CN5 भी होने वाला है। देखिए कौन सा सही है, Na4। आपको सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए कि Na4 होने वाला है, यानी कि ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको एज इट इज पता होनी चाहिए, थोड़ा सा इधर उधर मैनिपुलेट किया जाता है तो आप फंसे ना। NOS और निगेटिव, ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि Na4 है, 4 पॉजिटिव बाहर जाएंगे तो 4 निगेटिव पीछे छोड़कर जाएगा, राइट। तो जब आप आसानी से देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है जनाब, सोडियम नाइट्रोक्साइड। ये तो रिएजेंट में यूज होने वाला है, सल्फर, राइट। सोडियम नाइट्रोक्साइड ये तो रिएजेंट में यूज होने वाला है। आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट, डेफिनेटली ये होने वाला है पर्पल कलर का, PURPLE, इसकी जो कलर होता है वो जनाब होता है पर्पल कलर। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जेल्डार्स मेथड was used for the estimation of nitrogen, सभी को पता है, inorganic compound, great. The ammonia evolved from 0.55 gram of compound neutralized 12.5 ml of 1 molar H2SO4 solution। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपने पहले ना किया हो, बट यस अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए, बट अगर नहीं किया तो जनाब एग्जाम में कन्फ्यूज ही रहने वाले हैं, राइट। जनाब यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से दी हुई है, तो उसको करेक्ट करने का तरीका भी अलग होगा। बाकी कहा गया है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो जनाब यहाँ पर भी जो फॉर्मूला होने वाला है वो सेम ही होने वाला है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दैट मीन्स वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। सबसे पहले तो उस फॉर्मूले को लिखिए। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होने वाला है, वेट ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपको दिया गया है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। अब वेट ऑफ नाइट्रोजन तक हम कैसे पहुंचे, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसलिए ये वाला क्वेश्चन खास बन जाता है आपके लिए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं हम। द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.55 ग्राम ऑफ द कंपाउंड न्यूट्रलाइज्ड 12.5 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। अगर आपको ये पता है कि मास ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होने वाले हैं मास ऑफ H2SO, मास इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास इक्विवेलेंट ऑफ NH3। जो हमने अंग्रेजी में बोला इसको लिख देते हैं यहाँ पर, मास इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू मास इक्विवेलेंट ऑफ NH3। मास इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे, मास इक्विवेलेंट के लिए आपको करना होगा नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी के लिए जनाब क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इनटू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। सेकेंड ये रहा जनाब, जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, वॉल्यूम इनटू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ये सब कुछ डिटेल आपकी H2SO4 के बारे में पता है, NH3 के बारे में आपको सब कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, राइट। कुछ तो डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ H2SO4, मोलरिटी ऑफ H2SO4 एंड एन फैक्टर ऑफ H2SO4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है मास इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, एंड उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर मास इक्विवेलेंट ऑफ NH3, राइट। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या है 12.5 इंटू 10 टू द पावर -3 कर लीजिए, या फिर रहने दीजिए अभी के लिए, तो मिली मोल संभाल लेंगे, राइट। 12.5 को जब मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली वॉल्यूम है, मोलरिटी 1 मोलर 1, राइट। एन फैक्टर क्या होने वाला है H2SO4 का 2 होने वाला है। रिडॉक्स रिएक्शन में सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, 2 कैसे होगा, SO4 2 माइनस हो जाएगा, SO4 2 माइनस अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, तो डेफिनेटली 2 एन फैक्टर होने वाला है। एंड फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है 12.5 इंटू 2 दैट इज
25 एंड ये आने वाला है H2SO4 का, वही तो इक्वल होगा NH3 के। तो जनाब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 25 मिली मोल्स ऑफ NH3 या फिर नाइट्रोजन, क्योंकि NH3 में एक ही नाइट्रोजन है तो डेफिनेटली हम दोनों के मोल्स को इक्वेट कर सकते हैं। 25 मिली मोल्स ऑफ NH3 अगर आप लिखना चाहें तो NH3 लिख सकते हैं, बाकी हम यहाँ पर डायरेक्टली नाइट्रोजन लिख रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें आपको पहले भी एक्सप्लेन करी जा चुकी हैं, राइट। एक NH3 में एक N है यानी कि एक नाइट्रोजन है, तो डेफिनेटली दोनों के मोल्स को हम इक्वेट कर पाएंगे। 25 मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से करेंगे, क्योंकि जनाब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है 14, 25 इंटू 14 ये हो जाने वाला है मास ऑफ नाइट्रोजन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि जो आपको चाहिए। तो ऐसे करेंगे, वेट ऑफ नाइट्रोजन के लिए 14 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं 25 को, एंड ये जो आने वाला है वो मिली मोल्स में आने वाला है, यानी कि आपको 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर होगी। यस 0.55 इंटू 100 करना पड़ेगा हमको, जस्ट अ सेकेंड। यस 0.55 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से जनाब ये कम हो जाएगा, राइट, 10⁻⁻1 बचेगा। ये ऐसे करेंगे आप, यहाँ पर 100 हो जाने वाला है, यहाँ पर 55 बचेगा। और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से जनाब ये एक अलग हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कुछ और तरीके सॉल्व करना चाहते हैं तो जनाब कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। 5 से आप ऐसे करेंगे तो जनाब 5 यहाँ पर आने वाला है, 11 यहाँ पर आने वाला है, 10 यहाँ पर ऑलरेडी है, यानी कि इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आने वाला है। नीचे क्या आ जाएगा 11, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 14 इंटू 5 इंटू 10 700, 11 तो आपको एज नीचे मिल ही जाएगा। फर्दर सॉल्व करिए इसको, 6 से जाएगा 4 बचेगा, 8 यानी कि जनाब 63 आने वाला है। 70 एक बार फिर से 6 से जाएगा, दैट मीन्स इसको जो आप इक्वेट करने वाले हैं, यानी कि नियरेस्ट इंटीजर में आपसे आंसर पूछा गया होगा, ऑब्वियसली नियरेस्ट इंटीजर ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 63.6 का नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 64 होगा ऑब्वियसली। 63.6 को आप 64 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। यस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है 64। सॉरी आई थिंक हमने 66 बोल दिया, बट 66 नहीं जनाब, 63.6 को हम 64 भी लिख सकते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नंबर ऑफ कायरल एल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया गया है एंड आपसे पूछा गया है कायरल एल्कोहल। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने एल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है, तभी तो बता पाएंगे कायरल एल्कोहल है कि नहीं। सबसे पहले हम DU का फॉर्मूला लगाएंगे। DU क्या होता है, C+1 माइनस H+X माइनस N डिवाइडेड बाई 2। इसकी हेल्प से आप ये पता कर पाते हैं कि डबल बॉन्ड होंगे, कितने होंगे, नहीं होंगे, राइट। DU C+1, कार्बन कितने हैं 4 हैं तो 4+1 करिए, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 10, ग्रेट। हाइड्रोजन कितने हैं, कोई नहीं, 0, माइनस नाइट्रोजन कितने हैं 0, डिवाइड बाई 2। 4+1 कितना होता है 5, माइनस 10/2 5। दैट मीन्स DU आ चुकी है 0, DU 0 आ चुकी है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी रिंग वगैरह नहीं होने वाली। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो चुका है, क्योंकि अब सिंपल से स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि DU 0 आ चुकी है। जनाब 4 कार्बन की चेन बनाइए, पहले सिंपल सी बनाते हैं। 4 कार्बन की ये चेन हो गई, एंड आपको क्या बनाना है, एल्कोहल। एल्कोहल बनाना है तो OH ग्रुप साथ में होना चाहिए, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को आप अलग नहीं करेंगे। जनाब ये हो गई एक एल्कोहल, सही है। अब दूसरा एल्कोहल कैसे बनाएंगे हम, इस बार हम 3 कार्बन की चेन बनाते हैं, एक OH यहाँ पर लगाते हैं, एक कार्बन यहाँ पर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फार्मूला कैलकुलेट करिए C4H10O ही आने वाला है। ओके, और जनाब क्या ऑप्शन है हमारे पास, 1 2 3 4, चारों कार्बन हमने इस तरफ लगाए। पहले देखिए हमने क्या किया था, चारों कार्बन हमने एक सिंपल सी चेन में लगाए और हमने पहले कार्बन से हाइड्रोजन एल्कोहल जोड़ा। इस बार हम दूसरे कार्बन से एल्कोहल जोड़ने वाले हैं, राइट, इस तरीके से। अभी अगर आपको ये लग रहा है कि इस बार हम एल्कोहल यहाँ से जोड़ दें तो जनाब कोई फायदा नहीं होने वाला। एल्कोहल आप इस कार्बन से जोड़िए या इस कार्बन से जोड़िए, सेम ही स्ट्रक्चर होगा। एल्कोहल आप इस कार्बन से जोड़िए या इससे जोड़िए, सेम ही स्ट्रक्चर होगा, राइट, जो कि आप ऑलरेडी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना चुके हैं, दैट्स ग्रेट। और जो चौथा स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो क्या है जनाब, एक बार फिर से 3 कार्बन की सिंपल सी चेन बनाइए और इस बार OH यहाँ पर लगाइए, और चौथा जो कार्बन है जनाब वो इस तरीके से लगाइए। ये 4 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको मिलने वाले हैं एल्कोहल्स के C4H10O के फॉर्मूले के साथ। तो बताइए इसमें से कितने हैं जो कायरल है। कायरल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से कनेक्ट है।
तो क्या आपको ऐसा यहाँ पर कार्बन आपको नजर आ रहा है जनाब? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, तो कायरल तो यहाँ पर नहीं होगा। इस तरफ देखिए, इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, तो ये वाला भी कायरल नहीं होने वाला। यहाँ पर आते हैं, इस वाले कार्बन को देखिए, इस तरफ मिथाइल ग्रुप, इस तरफ इथाइल ग्रुप, ऊपर अल्कोहल, नीचे हाइड्रोजन हो जाएगा, राइट। तो डेफिनेटली ये है कायरल। ठीक करके रखिए इसको। आगे आते हैं, इस वाले कार्बन को देखिए, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, यानी कि मिथाइल ग्रुप इस तरफ भी मिल जाएगा, मिथाइल ग्रुप इस तरफ भी मिल जाएगा, तो डेफिनेटली ये तो नहीं होने वाला। इस वाले कार्बन की बात करें तो जनाब यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी कोई भी कायरल नहीं होने वाला। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक कायरल है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको 1 लिखना था, राइट। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। While estimating the nitrogen present in an organic compound that's created by Geldar's method, the ammonia evolved from 0.25 gram of the compound neutralized 2.5 ml of 2 molar H2SO4. The percentage of nitrogen present in organic compound. इसका सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है जनाब, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4, यस 1.4 होने वाला है। N1V1 कर लीजिए यहाँ पर, डिवाइडेड बाई क्या होने वाला है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फिलहाल के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा गया है तो डेफिनेटली हमको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। N1V1 क्या है? N का मतलब है जनाब नॉर्मेलिटी, P तो वॉल्यूम है ही। नॉर्मेलिटी को आप कैसे पता करते हैं? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, राइट। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर आपको करना पड़ेगा नॉर्मेलिटी के लिए, देन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई तो करना ही है। तो सब कुछ एज इट इज दिया गया है 1.4, मोलैरिटी भी आपको दी गई है दैट इज 2, राइट। एन फैक्टर H2SO4 का क्या होता है? 2 होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया जनाब निकालना सीखिए, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं, राइट। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 2.5 ml दिया हुआ है, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट। और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पर है? 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम। इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, राइट। तो सभी कुछ लिख लिया गया है एंड ये बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है, आप करके देख पाएंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 56%, राइट। तो 56 आपको यहाँ पर लिख देना था। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको आता है तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं आता तो जनाब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ऐसे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन एन एसाइक्लिक, यानी कि साइक्लिक नहीं बनाना है आपको, ऐसा कुछ नहीं बनाना है, मतलब इस तरीके की कोई रिंग नहीं बनेगी, राइट। एसाइक्लिक न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है, न्यूट्रल रहेगा विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H5N। ओके, C4H5N एक फार्मूला दिया गया है, इसके बेस पर आपको बताने हैं एसाइक्लिक न्यूट्रल कंपाउंड बनाने हैं। कितने बनेंगे वो भी बताते हैं आपको। देन आपको बताना है कि नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होने वाले हैं। बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है। DU लगानी पड़ेगी हमको, तभी जाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। DU क्या होता है? चलिए देख बताते हैं। DU का फार्मूला जनाब क्या होता है? DU का फार्मूला होता है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है DU का। C+1 जनाब क्या हो जाने वाला है? 4+1 माइनस H कितने हैं? 5, X यानी कि हेलोजन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस 0 करो या फिर उसको इग्नोर करते हैं, माइनस N दैट इज 1 डिवाइड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है? 4+1 5 एंड दैट मीन्स 3 आने वाला है सॉल्व करने के बाद। DU3 का मतलब क्या हुआ? DU3 का मतलब होता है जनाब, या तो फिर देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 ट्रिपल बॉन्ड, राइट, या फिर तीनों डबल बॉन्ड होने चाहिए। DU3 का मतलब ये होता है, DU एक DU मीन्स एक बॉन्ड, 2 DU मीन्स एक ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो एक DU, जस्ट सेकेंड, कहाँ गया हमारा पेन? ये रहा। एक DU यहाँ पर जाने वाली है 1 डबल बॉन्ड में एंड 2 DU जाने वाली है एक ट्रिपल बॉन्ड में, 3 DU हो गई। तीनों DU डबल बॉन्ड के लिए यूज हो रही हैं। तो ये दो कंडीशंस हैं। अब हमें दो स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, एक में क्या होगा? 3 डबल बॉन्ड होंगे, एक में क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। फॉर्मूला यही रहना चाहिए। चलिए बनाते हैं। C4H5N ऐसे होगा जनाब, 1 डबल बॉन्ड है तो यहीं पर हम डबल बॉन्ड कर लेते हैं, नहीं यहीं पर नहीं करते हैं, आगे करेंगे, राइट। इसलिए या तो फिर पहले हम चारों कार्बन बनाते हैं, फिर नाइट्रोजन लगाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी, राइट। जनाब ये चारों कार्बन हो जाएंगे एंड इस तरीके से हम N लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को यूज करना है, ऐसे ही नहीं। C4 यानी कि 4 कार्बन हो चुके हैं, एक नाइट्रोजन हो चुका है, हमारे पास 5 हाइड्रोजन होने चाहिए। 5 हाइड्रोजन होने चाहिए जनाब। एक हाइड्रोजन पहले हम इसको दे देते हैं, बचे हमारे पास 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन बचे हैं तो आप यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आप बना नहीं सकते क्योंकि एक नाइट्रोजन, ओके, तो इसको आप हाइड्रोजन हटाते हैं यहाँ से। नाइट्रोजन पर ही ट्रिपल बॉन्ड हम बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने इस हाइड्रोजन को हटाया, क्योंकि नाइट्रोजन 4 वैलेंसी तो नहीं होगी,
3 ही हो जाएगा। अब आप अभी आपके पास 5 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। 5 हाइड्रोजन, यहाँ पर अब हाइड्रोजन लगेगा नहीं क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो हाइड्रोजन आप यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर 2 यहाँ पर लगा सकते हैं, 3 4 यहाँ पर डबल बॉन्ड आप कर लीजिए, आसानी रहेगी। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे, CH3C, राइट। यहाँ पर जनाब CH हो जाएगा एंड एक CH यहाँ पर हो जाएगा। देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए, राइट। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होनी चाहिए। हमने चारों कार्बन बनाए, उसके बाद देखा कि नाइट्रोजन भी बनाया हमने, नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी सेटिस्फाई करा दी, कार्बन की चारों हो गई उसके साथ ही। तो यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन आएगा आएगा नहीं। अब दैट्स ग्रेट। यहाँ पर देखिए CH3 के केस में तीनों हाइड्रोजन आ चुके हैं तो सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए। CH डबल बॉन्ड, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, इसकी भी हो चुकी हैं। इनमें से अभी हमने देखना है कि sp3 कितने कार्बन होंगे। sp3 के बारे में भी आपको बताएंगे, बट उससे पहले 3 डबल बॉन्ड वाला भी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। चलिए येलो पेन लेकर आते हैं। बहुत ध्यान से हमको देखना है, छोटी भी गलती अगर इधर उधर आपने कर दी तो समझ में नहीं आएगा, राइट। 2-3 कॉन्सेप्ट को एक बार लेकर आया जाएगा, क्वेश्चन टफ होंगे बट आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 4 कार्बन एक बार फिर से हम बनाएंगे, इस बार भी नाइट्रोजन लेंगे एंड इस बार नाइट्रोजन को हाइड्रोजन दे दो। इससे होगा क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा। 3 डबल बॉन्ड आपको चाहिए। अगर आप नाइट्रोजन को हाइड्रोजन नहीं देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पर बनाना था। बट यहाँ पर इस केस में आपको 3 डबल बॉन्ड बनाने हैं। ये वाला केस हम ड्रॉ कर रहे हैं, सही है, कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। अभी आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 3 डबल बॉन्ड आपको बनाने हैं। तो जनाब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना दीजिए। 4 हाइड्रोजन है तो जनाब H2C यहाँ पर हो जाएगा। चारों वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई हो चुकी हैं, इसकी एक बाकी है, एक यहाँ पर कर देंगे, की भी एक बाकी है, एक यहाँ पर कर देंगे। इस कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, दैट्स ग्रेट। चारों वैलेंसी यहाँ भी सेटिस्फाई, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एंड नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, ग्रेट। तो बेसिक हमने बिल्कुल सही स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। हमने कैसे अप्रोच किया स्ट्रक्चर्स को, ये आप सीखने का प्रयास करें तो काफ़ी आसानी रहने वाली है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का क्या मतलब होता है। sp3 मीन्स एक कार्बन है एंड ये चारों चारों वैलेंसी अलग अलग है, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए उस कार्बन से। देखिए ऐसे कितने कार्बन हैं, यहाँ पर देखते हैं दोनों स्ट्रक्चर्स को मिलाकर ऐसे कितने कार्बन हैं जिनकी चारों वैलेंसी अलग अलग हैं। एक तो आपको ये वाला मिल जाएगा, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे एक इस तरफ। इसको आप ओपन करके ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आप कर पाएंगे ड्रॉ। चलिए या तो फिर नहीं करते हैं, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, राइट। इसको हटाइए, आप समझदार हैं। 3 हाइड्रोजन आप ओपन करके बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो जनाब sp3 नहीं होने वाला। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये तीनों नहीं होने वाले sp3। नीचे आ जाइए, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो जनाब इनमें से कोई भी sp3 नहीं होने वाला। यानी कि sp3 सिर्फ एक है, तो यस यहाँ पर हमको एक लिखना था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। मार्क कर लीजिए, प्रैक्टिस करते ही रहनी है, इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस करनी है। द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होते हैं। ग्रेट, आपको पता होगा, आसान है। एसाइक्लिक आसानी से क्रैक हो सकता है, बट जो आगे आने वाला है न्यूट्रल कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H5N, आपको DU का फार्मूला आना चाहिए तभी बाकी चीज़ें क्रैक होंगी। DU3 आई, उसके बाद आपको ये बताना चाहिए DU3 अगर आती है तो कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं, राइट। देखिए इन दोनों के अलावा और कोई केस पॉसिबल होगा नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में 4 DU होनी चाहिए, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड 2 DU रखता है, एक डबल बॉन्ड 1 DU, तो यही 2 ऑप्शंस हैं और ये 2 स्ट्रक्चर्स आप बनेंगे। बाकी आप चेक कर सकते हैं कितने sp3 हैं। यहाँ पर ये जनाब 2 नहीं, ये 1 लिखा हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स फाउंड बाय द एल्केन्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। जनाब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम आपको बहुत इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन आसान आपको लग सकता है, बट जरा सी भी कन्फ्यूजन, इधर उधर दिमाग हुआ, इधर उधर फोकस हटा, तो डेफिनेटली -1 तुरंत, बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी जनाब, -1 आसानी से आपको मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर सबसे पहले हम C5H12 के स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद हम देखेंगे मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव, यानी कि एक ही ब्रोमीन आपको ऐड करनी है। मोनो ब्रोमो दैट मीन्स 1 ब्रोमीन, ग्रेट। C5H12 के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, इसीलिए जनाब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी भी गलती अगर आपने कर दी तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ही आप गलत कर देंगे, काउंटिंग भी गलत कर सकते हैं। तो बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए इसको। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी ही करनी है। न्यूमेरिकल टाइप में है तो कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए वापस आते हैं। C5H12 यानी कि जनाब 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, दैट मीन्स कैसे ड्रॉ करें हम, इस तरीके से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो चुके हैं, 12 हाइड्रोजन भी आ चुके हैं। कैसे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 3 6, 2 8, 2 10, 2 12, ग्रेट। C5H12 बन चुका है जनाब। एक तो ये हो गया पॉसिबल स्ट्रक्चर आपका, एंड दूसरा बनाएं या फिर उससे पहले हम आपको मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव ही समझा दें, बट उससे पहले चलिए मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव ही आपको समझा देते हैं। एंड रेड पेन का यूज हम करेंगे। बहुत ध्यान से पूरा फोकस स्क्रीन पर होना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं देखना है।
इधर उधर सोचना भी बिल्कुल नहीं है, पूरे क्वेश्चन के बारे में सोचना है, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। राइट, देखिए इस तरफ, चाहे आप ब्रोमीन यहाँ पर लगाएं चाहे यहाँ पर लगाएं, बात एक ही है। राइट, अगर यहाँ पर लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, यहाँ पर लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। आप सभी को पता है सिर्फ एक ही ब्रोमीन हमें ऐड करना है। दोबारा से देख लीजिए, मोनोब्रोमो लिखा हुआ है। ग्रेट, जनाब यहाँ पर हम एक ही बार लगाएंगे तो इसको हटाते हैं। एक हो चुका है स्ट्रक्चर आपका, काउंट कर लेंगे हम बाद में। स्टीरियो आइसोमर हमको काउंट करने हैं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। चलिए अच्छी बात है, स्टीरियो आइसोमर हमको निकाल देने हैं। ग्रेट, तो जनाब अब दूसरा केस क्या होगा, चाहे आप ब्रोमीन यहाँ पर लगाएं या फिर यहाँ पर लगाएं, कोई एक ही पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लगा देंगे तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, यहाँ पर लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी। एट द एंड नाम आपको सेम ही मिलने वाला है। तो इन दो में से भी एक ही पोजीशन पर आप ब्रोमीन लगा सकते हैं, इसलिए इसको भी हटाते हैं। एंड थर्ड वन पॉसिबल क्या है, यहाँ पर। राइट, यहाँ पर भी आप ब्रोमीन लगा सकते हैं। यहाँ पर 3 पॉसिबल जगह ऐसी मिल चुकी हैं जहाँ पर आप ब्रोमीन लगा सकते हैं। बाकी यहाँ दोनों पर भी आपको बता पूरी तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ग्रेट, एक स्ट्रक्चर तो हमने ड्रॉ कर लिया, दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। C5H12 का दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, इस बार हमने स्टेट चेन रखी हुई थी, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से 4 कार्बन इस तरीके से रखते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप इस तरह से करते हैं तो एट द एंड यही बनने वाला है। तो जनाब यहाँ पर 5वां कार्बन हम रख लेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि 5वां कार्बन यहाँ नहीं यहाँ रख लें, अभी सेम ही होने वाला है। अगर आप यहाँ रखते हैं यहाँ रखते हैं, नेम सेम ही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। IUPAC नेमिंग समझ में आई पढ़ी है, अगर आपने IUPAC नेमिंग अगर आपने पढ़ी है तो ये सारी चीज़ें समझने में आसानी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर भी हम ब्रोमीन का एडिशन करते हैं। दोबारा से देखना है, चाहे आप ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पर करें, यहाँ पर करें या फिर यहाँ पर करें, सेम ही होने वाला है। इन तीनों जगह पर आप ब्रोमीन का एडिशन करें 1 बाय 1 ऑब्वियसली, तो सेम ही नाम आने वाला है, फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जनाब अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे, सॉरी यहाँ पर अगर आप ब्रोमीन का एडिशन करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन होगा तो नंबरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी। एंड यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पर हमको एक से हटाना पड़ेगा। चलिए हटा देते हैं। ओके, सॉरी थोड़ी सी गलती हुई जनाब, इसको नहीं, ओके थोड़ी सी गलतियाँ होती रहती हैं। इन दोनों कंडीशन में सेम होने वाला है, इन दोनों कंडीशन में, ये हमसे गलती हुई, बहुत ही सिली मिस्टेक रही। इन दोनों कंडीशन में नेम सेम होने वाला है, इसमें जनाब डिफरेंट हो ही जाएगा। राइट, क्योंकि जनाब यहाँ पर बीच वाला कार्बन हमसे थोड़ा सा इग्नोर हो गया, बट अब करना नहीं है, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है एग्जाम में बैठकर। ओके, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही जगह पर रखना है, क्योंकि इन दोनों का ही नाम सेम होने वाला है। राइट, तो इसको हटाते हैं और हटाएंगे। ग्रेट, अब दूसरा ब्रोमीन हम कहाँ पर रख सकते हैं, ऑब्वियसली जनाब यहाँ पर रख सकते हैं। एंड इसका दूसरा पॉसिबल है ही नहीं, आपको यहीं पर रखना पड़ेगा। ग्रेट, थर्ड वन जनाब यहाँ पर आप रख सकते हैं। एंड फोर्थ वन आप यहाँ पर रख सकते हैं। राइट, इसको हम ड्रॉ कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए फिलहाल के लिए हम यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप ब्रोमीन लगाएंगे एंड चारों बार डिफरेंट नेम्स आएंगे। थर्ड वन स्ट्रक्चर, तीसरा देखिए, अगर आपको सेकेंड स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत हुई है तो रुकिए, थर्ड वन ड्रॉ कर लें, फिर हम आपको चारों स्ट्रक्चर अलग अलग ड्रॉ करके दिखा देंगे, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो चौथा पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा C5H12 से, वो जनाब ये होने वाला है। ऐसे करिए और ये से करिए, ये चारों कार्बन, ये कार्बन बीच में, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। राइट, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 12 हाइड्रोजन भी हो चुके हैं। अब ये चारों कंडीशन एक ही हैं, इनमें से किसी पर भी अगर आप ब्रोमीन का एडिशन करते हैं तो वो सेम ही होने वाला है। यानी कि अगर आप यहाँ पर करते हैं तब भी जनाब एक ही स्ट्रक्चर होगा। ये रेड पेन ही हम ले लेते हैं। राइट, रेड पेन ले लेंगे एंड इन चारों में से आप कहीं पर भी कुछ भी एडिशन कर सकते हैं ब्रोमीन का, नेम सेम ही रहने वाला है। ग्रेट, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी कि 1। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 3 + 4 + 1 दैट इज 8। 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव्स फाउंड बाय द एल्केन्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 इज 8। ये समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर स्ट्रक्चर 2 भी आपको समझ में आ ही गया होगा, बट नहीं आया तो चलिए फटाफट से स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देते हैं जो हमने बनाया है उसके स्ट्रक्चर। राइट, तो थोड़ी सी स्पीड में ड्रॉ करेंगे, टाइम ज़्यादा है नहीं। एक बार हमने ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पर किया, चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं सारे, फिर हम ब्रोमीन का एडिशन दूसरे पेन से करेंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये 4 स्ट्रक्चर हैं, ये रहा हमारा चौथा स्ट्रक्चर। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी समस्या है, पहले वाले को भी इसी तरीके से आप ड्रॉ करके देख पाएंगे। राइट, कौन सा पेन लें जनाब, जादू वाला पेन लेते हैं, येलो सॉरी वाइट पेन ही रखते हैं। राइट, एक बार जनाब हमने क्लोरीन का एडिशन सॉरी ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पर किया, तो यहाँ पर हम ब्रोमीन का एडिशन करेंगे। दूसरी बार हमने कहाँ पे किया, यहाँ पर जनाब ब्रोमीन का एडिशन करेंगे। एक बार यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन करते हैं एंड एक बार यहाँ पर हम ब्रोमीन का एडिशन करते हैं। इन चारों की जब आप नेमिंग करेंगे तो चारों की नेमिंग डिफरेंट आने वाली है। ग्रेट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, भैया फंसना नहीं है, नॉट एरोमेटिक लिखा हुआ है। एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं पता है जनाब, ध्यान से सुनिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे तो क्वेश्चन ही फटाफट से सॉल्व होते चले जाएंगे। साइक्लिक है, प्लेनर है एंड कंजुगेशन है, राइट, कंजुगेशन। अगर साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है, तो या तो एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। ध्यान से सुनिए, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, तो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में से कुछ एक होगा। बट अगर साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेशन ये तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो वो होने वाला है नॉन एरोमेटिक, ग्रेट, नॉन एरोमेटिक। बट ये तीनों है तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक में से दोनों में से कुछ एक होगा। एरोमेटिक कब होगा? जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों। यहाँ पर लिख देते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। एंटी एरोमेटिक कब होगा? जब 4 पाई के मल्टीपल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद होंगे तो जनाब एंटी एरोमेटिक होने वाला है। नॉन एरोमेटिक के केस में इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए। ग्रेट, कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं नॉट एरोमेटिक। और साथ में डबल बॉन्ड, अगर कोई डबल बॉन्ड है उसको हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। निगेटिव है तो उसको हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। पॉजिटिव के केस में हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करते हैं। राइट, आपसे पूछा गया है नॉट एरोमेटिक। जनाब ये साइक्लिक भी है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन भी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो जनाब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक है तो जनाब ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। यहाँ पर देखते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक, कंजुगेशन, प्लेनर तीनों चीज़ें हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव का काउंट नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर होने वाले हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पर लिख देते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड ऊपर हम लिख देंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेट, ओके, गुड। सी की तरफ आने से पहले हम आपको डी बताना चाहते हैं। डी को देखिए, डी पर वापस आएंगे जनाब, वेट करिए। 2 2 2 2 2 यानी कि क्या है यहाँ 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी हो जाने वाला है एरोमेटिक। राइट, आपको समझ में आ चुका है कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कैसे होगा अभी बताते हैं आपको। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है, ऑब्वियसली है। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, डेफिनेटली, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स एरोमेटिक होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसको आप ध्यान से देखिए, ये है 10 एन्युलिन का स्ट्रक्चर, इसको हम 10 एन्युलिन बोलते हैं। 10 एन्युलिन हो सकता है जो आप इसको देखें एंड इसके डबल बॉन्ड काउंट करें तो क्या होने वाला है? 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड आपको लग सकता है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट ये गलत हो जाएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, आई रिपीट, दोबारा से रिपीट करते हैं हम। 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड भले ही हों, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स भले ही हों, बट ये होने वाला है 10 एन्युलिन, यानी कि इसके स्ट्रक्चर का नाम है 10 एन्युलिन। दैट मीन्स ये होने वाला है नॉन एरोमेटिक। ये होने वाला है नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। नॉन एरोमेटिक है, क्यों है? क्योंकि जनाब ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपसे पहले ही कहा है। और आइए, क्या कहा था जनाब यहाँ पर? साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए एंड प्लेनर होना चाहिए। कहाँ पर लिखा था हमने? ये लिखा था प्लेनर होना चाहिए। तो ये प्लेनरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि जनाब ये होता है नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर क्यों हो जाएगा? क्योंकि रिंग के अंदर जो CH बॉन्ड प्रेजेंट है उनके रिपल्शन की वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है। दोबारा समझिए, रिंग के अंदर जो CH बॉन्ड प्रेजेंट है उनकी वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाने वाला है एंड नॉन प्लेनर की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10 है जनाब, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एज पर IUPAC नेम। राइट, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जब भी आप IUPAC को पढ़ते हैं तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर आपको पढ़ाया जाता है कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। कई ग्रुप अगर हैं, कई फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेमिंग कहाँ से करनी होती है, इसलिए आपको एक ऑर्डर पढ़ाया जाता है। वो ऑर्डर अगर आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन को क्रैक करने में 5 से 6 सेकंड ही आपको काफ़ी होंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए हम स्क्रीन को पॉज करते हैं, पूरा ऑर्डर लिखते हैं, उसके बाद हम स्क्रीन पर वापस से आएंगे। राइट, सबसे पहले तो जनाब COH ही होने वाला है। राइट, एंड तो ये रहा जनाब ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर है ये प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स का। राइट, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होती तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती। एंड देखते हैं कौन सा सही होने वाला है। ऑप्शन ए को पकड़ते हैं, COOH ज़्यादा है, तो CONH2 है, CONH2 यहाँ पर है। उसके बाद COCl है क्या? COCl उसके बाद नहीं जनाब, उसके पहले होना चाहिए। चलिए हटा दीजिए इसको, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। बी को देखते हैं, SO3H, ग्रेट। उसके बाद COCl, उसके बाद CONH2 ग्रेट, CN, तो जनाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी को देखते हैं, COOR है, COCl है, उसके बाद COCl है, NH2 एंड CO, NH2 CONH2 एंड, राइट, ये वाला भी गलत हो जाएगा। डी को देखिए, COOH एंड COOR, CONH2 COCl, CONH2 बाद में होना चाहिए COCl से,
बट यहाँ पर CO पहले है, बट तो उसको भी हटा दीजिए। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन एनेंशियोमेरिक मिक्सचर इज +12.6 डिग्री एंड द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ आइसोमर इज +30 डिग्री। देखिए फार्मूला है, सिंपल सा, आसान है, अगर आपको याद है तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं याद है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एंड काफ़ी बच्चों को ऐसा फार्मूला याद होता नहीं है, बट आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है जनाब, जो हम लिख रहे हैं उसको शॉर्ट नोट कॉपी में भी नोट कर लेना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ऑप्टिकल प्योरिटी का जनाब फार्मूला क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन एनेंशियोमेरिक मिक्सचर, यानी कि जो मिक्सचर की ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है उसको हम ऊपर लिखते हैं, मिक्सचर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एन मिक्सचर एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ प्योर एनेंशियोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ प्योर एनेंशियोमर, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ प्योर एनेंशियोमर। देखिए लिखने में टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस है नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो आप आसानी से लिख पाएंगे, राइट। एंड इंटू 100 तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि जनाब परसेंटेज चाहिए, तो इंटू 100 भी कर दीजिएगा, राइट। चलिए कुछ दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। 12.6 लिखिए, डिवाइड बाई 30 लिखिए, इंटू 100 कर दीजिए, राइट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ मिक्सचर, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एनेंशियोमेरिक मिक्सचर प्लस 12.6 डिग्री एंड द स्पेसिफिक रोटेशन, राइट। स्पेसिफिक रोटेशन को ही हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ प्योर मिक्सचर, ठीक है। प्लस 30 यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसको सॉल्व करना तो जनाब आसान होगा ही होगा, तो नीचे लेकर आते हैं, तो 0 0 0 जाएंगे, 3 4 2, जनाब आसानी से आप सॉल्व भी कर पाएंगे, 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा जनाब ये फॉर्मूला? पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा जनाब पढ़ लो, याद कर लो, अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो जनाब आपको थोड़ा सा एज मिलता है बाकी लोगों से, बाकी आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में भी सॉल्व करके रख देंगे। लिस्ट 1 में जनाब आपके पास मिक्सचर है, लिस्ट 2 में वेरिफिकेशन प्रोसेस है। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में आपके पास क्लोरोफॉर्म, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, वाटर, एनिलीन सब कुछ दिया हुआ है। नीचे भी आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो क्या हम आपको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दें? यस डेफिनेटली करेंगे। क्लोरोफॉर्म, एनिलीन, बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन, वाटर, एनिलीन, नेफ्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं हम, डेफिनेटली करेंगे। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, राइट। स्टीम डिस्टिलेशन आपको समझाना चाहते हैं हम। स्टीम डिस्टिलेशन किस पर डिपेंड करता है? इसका बेस क्या है? आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि स्टीम डिस्टिलेशन का ही यूज होने वाला है पर्टिकुलर मिक्सचर को अलग करने के लिए? स्टीम डिस्टिलेशन के केस में जनाब क्या होता है, सब्लिमेशन में क्या होता है, डिस्टिलेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, ये सभी कुछ आपको पता चल जाएगा, राइट। ओके दैट्स ग्रेट। स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक स्टीम वोलेटाइल है, स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर, राइट। इमिसिबल विद वाटर, ये कॉन्सेप्ट हो गया है। अगर ऐसा कुछ है मिक्सचर्स में तो डेफिनेटली आप स्टीम डिस्टिलेशन की यूज से, स्पेसिफिकेशन की यूज से आप इसको अलग कर पाएंगे। सब्लिमेशन में क्या होता है? सब्लिमेशन तो सभी जानते हैं कि जनाब सॉलिड टू गैस, अगर कोई एक ऐसा है जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चला जा रहा है, यानी कि दैट मीन्स सॉलिड टू गैस हम लिखते हैं यहाँ पर, सॉलिड टू गैस। अगर कोई ऐसा है उन मिक्सचर्स में से जो सॉलिड टू गैस हो जाता है, डायरेक्टली लिक्विड में नहीं जाता है, तो उसके लिए हम सब्लिमेशन का यूज करेंगे। सब्लिमेशन का यूज करेंगे, उसको हम आसानी से अलग कर पाएंगे। डिस्टिलेशन की अगर हम बात करें तो डिस्टिलेशन में जनाब क्या होता है? सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। सफिशिएंट वर्ड को इग्नोर मत कर देना, सफिशिएंट, SUFFICIENT स्पेलिंग होगी, ICIENT यानी कि ई नहीं होने वाला। सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेट। थर्ड वन, सॉरी फोर्थ वन को भी देख लीजिए, क्रिस्टलाइजेशन, डिफरेंस इन सॉलिबिलिटीज, राइट, डिफरेंस इन सॉलिबिलिटीज। तो ये आपके कॉन्सेप्ट ब्रशअप कर दिए गए हैं, आप आसानी से चीज़ों को क्रैक कर पाएंगे, सही है। स्टीम डिस्टिलेशन का यूज हम कब करेंगे? जब स्टीम वोलेटाइल होगा कोई सब्सटेंस एंड इमिसिबल विद वाटर। सब्लिमेशन के केस में सॉलिड टू गैस होना चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने लिखवाए हुए हैं, डिस्टिलेशन, सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइजेशन, डिफरेंस इन सॉलिबिलिटीज। नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन। चलिए जनाब क्वेश्चन पर वापस आते हैं, राइट। ABCD दिए हुए हैं एंड ए को हमें मैचिंग करनी है। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, देखिए क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, इसका होने वाला है डिस्टिलेशन, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली ए का थर्ड होने वाला है। उससे पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं अपना, रेट कर लेंगे। क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, तो यस थर्ड वन इसका करेक्ट हो जाएगा। जनाब आपने ए को तो क्रैक कर लिया, दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। अब बात करते हैं बी की, बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन आपको देखने को मिल जाएगा। नेफ्थलीन यहाँ पर भी है एंड नेफ्थलीन यहाँ पर भी है। आप सभी को पता होना चाहिए कि नेफ्थलीन सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि नेफ्थलीन सॉलिड फॉर्म में होता है, बट जैसे ही आप इसको हीट करेंगे सॉलिड टू लिक्विड नहीं, सॉलिड टू गैस हो जाने वाला है। गॉट इट। तो ऑप्शन नंबर डी को देखिए, नेफ्थलीन एंड सोडियम क्लोराइड, ये भी सॉलिड में ही होगा, ये भी सॉलिड में ही होगा, बट जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, ये आप इसको हीट करते हैं, सब्लाइम
तुरंत ही नेफ्थलीन सॉलिड टू गैस में हो जाएगा, सॉलिड का सॉलिड ही रहने वाला है सोडियम क्लोराइड। तो डेफिनेटली इसका हम यूज करेंगे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के यूज से हम इसको अलग कर पाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाने वाला है। ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, एग्जांपल्स तक आपको कराए गए हैं एज इट इज। पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आप हमारे वीडियो सोल्यूशन यानी कि प्योरिफिकेशन वाले अगर वीडियो को देखते हैं आप, तो पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। सारे जो कुछ भी यहाँ पर ब्रशअप कराए गए हैं कॉन्सेप्ट, सभी कुछ आपको मिलने वाला है। वीडियोस की इंपॉर्टेंस समझिए एंड देखिए उन्हें। वाटर एंड एलिलीन पे केस में क्या होने वाला है, बी एंड सी, राइट। बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन को अलग करने के लिए जनाब आप क्रिस्टलाइजेशन का यूज करने वाले हैं, राइट। एंड एनिलीन एंड वाटर, ये जनाब एज इट इज एग्जाम्पल हमने कराया हुआ है। वाटर एंड एनिलीन के लिए ऑब्वियसली डिस्टिलेशन का यूज करने वाले हैं, क्योंकि वाटर एंड एनिलीन में एनिलीन के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, सफिशिएंट डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो थर्ड हो जाने वाला है, राइट। चलिए एक थर्ड हो जाने वाला है, थर्ड कैसे हो जाएगा जनाब, स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम वोलेटाइल एंड इमिसिबल विद वाटर। यस 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 यस, गलत हो जाने वाला है यहाँ पर, ये फर्स्ट हो जाने वाला है। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी सी गलतियाँ हो रही हैं। स्टीम वोलेटाइल, यस, वाटर एंड एनिलीन स्टीम वोलेटाइल होने की वजह से ये फर्स्ट हो जाएगा, राइट। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बोलते बोलते थोड़ी सी थकान आ चुकी है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें आपको नज़र आ जाएंगी। ए का थर्ड, बी का फोर्थ होना चाहिए। ए का थर्ड तो इन तीनों में है, बी का फोर्थ होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को हटाइए। ऑप्शन नंबर ए तो पहले से ही हट चुका है। सी का सेकंड होना चाहिए, सी का सेकंड, सी का फर्स्ट, क्या होगा, सी का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सही है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको आने चाहिए, एग्जाम्पल्स भी आपको रटे हुए होने चाहिए, तब जाकर ऐसे क्वेश्चन क्रैक होंगे। प्योरिफिकेशन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। एमंग द फॉलोइंग मार्क्ड प्रोटॉन ऑफ विच कंपाउंड लोवेस्ट पीकेए वैल्यू। तो बेसिकली आपसे यहाँ पर पूछा गया है इन चारों में से किसकी वैल्यू लोवेस्ट होने वाली है, अगर हम बात करें पीकेए वैल्यू की। तो जनाब आपको पता होना चाहिए पीकेए वैल्यू का क्या मतलब होता है। आपने पढ़ा होगा के ए वैल्यू, राइट। के ए वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा होगी के ए ज़्यादा, तो जनाब एसिडिटी भी ज़्यादा होने वाली है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने वाली है अगर हम बात करें के ए वैल्यू की। बट इन केस ऑफ पी के ए वैल्यू, पी के ए वैल्यू के केस में अगर पी के ए वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिटी कम होने वाली है, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाने वाली है, राइट। आपसे पूछी गई है यहाँ पर लोवेस्ट पी के ए वैल्यू, लोवेस्ट पी के ए वैल्यू का क्या मतलब होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होने वाला है, राइट। लोवेस्ट पी के वैल्यू मीन्स मोस्ट एसिडिक। तो यहाँ पर आपको पता करना है मोस्ट एसिडिक कौन सा है, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। के ए वैल्यू आपको अगर के ए वैल्यू से रिलेट करना में आसानी रहती है तो जनाब करिए। के ए वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होने वाली है, सिंपल है। और इसका उल्टा हो जाने वाला है पी के ए वैल्यू में, अगर पी के ए वैल्यू बढ़ने वाली है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होने वाली है, सिंपल है। गॉट इट। चलिए ऑप्शन की तरफ आते हैं। हमको यहाँ पर पता करनी है लोवेस्ट पीके वैल्यू। लोवेस्ट पीके वैल्यू पता करने से बढ़िया जनाब मोस्ट एसिडिक पता करें, एंड वही होने वाली है लोवेस्ट पीके वैल्यू, राइट। चारों ऑप्शन को देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, चलिए यहाँ पर हम इसको सही से ओपन करके ड्रॉ करते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर ड्रॉ करें CH2 एंड जनाब यहाँ पर H2C कर लेते हैं तो आसानी रहेगी आपको समझने में। H2C एंड C डबल बॉन्ड O, तो अभी हम ऊपर ही रखते हैं। देखिए आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए इस तरीके से बनाना जरूरी हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O H, गॉट इट। एंड एक H को आप इस तरीके से बनाएंगे, सही है। अब जनाब क्या होने वाला है, यहाँ पर है लोन पेयर ऑक्सीजन पर, सही है। ये वाला H आप हटाएंगे तो इस तरीके से आने वाला है, एंड ये जनाब इस तरीके से आने वाला है। तो ये क्या बना दिया हमने, क्रॉस कंजुगेशन, राइट। एक की अगर बात करें तो यहाँ पर है जनाब क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन। ये क्या हो रहा है, एंड सभी को पता है क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, लेस स्टेबल। एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है मोर स्टेबल, बट क्रॉस कंजुगेशन होता है लेस स्टेबल। जनाब ये हो जाने वाला है लेस स्टेबल। तो डेफिनेटली ये वाला तो हमारा आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए मोस्ट स्टेबल यानी कि मोस्ट एसिडिक, दैट्स इट। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, बट फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही रख लें। तो यहाँ से हटा देंगे एंड इस तरीके से कर लीजिए। H प्लस बाहर जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव छोड़ के जाएगा, राइट। इस तरीके से ये जनाब बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लिया है, आपको समझ में आना चाहिए। क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन होता है, सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बी को देखिए। बी में जनाब हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट, राइट। प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन की वजह से, दैट्स इट। आई इफेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर भी थोड़ी सी तो स्टेबिलिटी होगी ही, बट अगर आप सी की तरफ आएंगे, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर आपको कुछ नजर आ रहा है, पूछिए। अब आप यहाँ से H प्लस को हटाएंगे तो यहाँ पर जनाब निगेटिव छोड़कर जाएंगे, राइट। अगर आपने यहाँ पर निगेटिव छोड़ा तो क्या होने वाला है, रेजोनेंस इन बेंजीन रिंग, राइट।
बेंजीन रिंग में रेजोनेंस होने वाला है। अगर आप इसका एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं दूसरा वाला, तो इस तरफ देख लीजिए जनाब, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम यहाँ पर फिलहाल बात कर रहे हैं, राइट। ये हो जाएगी आपकी बेंजीन, एंड इस तरीके से CH3 हो जाएगा। ये जनाब इस तरफ से आने वाला है तो ये हो जाने वाला है, एंड जनाब ऑक्सीजन पर सिंगल निगेटिव हो जाएगा, राइट। रेजोनेंस थ्रू बेंजीन रिंग मोस्ट स्टेबल की कैटेगरी में जाने वाला है ये, मोस्ट स्टेबल। एक्सटेंडेड कंजुगेशन एंड रेजोनेंस थ्रू बेंजीन रिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी को प्रीफर करती हैं, राइट। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो यस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बट जैसे ही ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो वहाँ से भी आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाने वाली है, राइट। कि ऑप्शन नंबर सी कैसे सही होगा। यहाँ पर देखिए एक बार फिर से यहाँ पर निगेटिव आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ऑक्सीजन है OH यानी कि ऑक्सीजन, दैट मीन्स लोन पेयर होने वाले हैं, तो यहाँ पर भी जनाब हो जाने वाला है क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, हम वहाँ पर भी बता चुके हैं आपको कि जनाब क्रॉस कंजुगेशन का मतलब होता है लेस स्टेबल, तो डी ऑप्शन में भी क्रॉस कंजुगेशन ही है। क्रॉस कंजुगेशन बोले तो वो लेस स्टेबल, तो यस, ऑप्शन नंबर डी तो जनाब किसी भी सूरत में नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर ए आप पहले हटा चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होने वाला, ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस थ्रू बेंजीन रिंग मोस्ट स्टेबल होता है, और हमें यहाँ पर मोस्ट स्टेबल पता करना था, दैट मीन्स मोस्ट एसिडिक यानी कि लोवेस्ट pKa वैल्यू। इस तरीके से आप रिलेट करते हुए जाएंगे तो क्वेश्चन को क्रैक करने में आसानी रहने वाली है, राइट। सही है, आगे बढ़ें। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए जनाब, जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ पता होंगी तो क्वेश्चन क्रैक करने में आसानी रहने वाली है। अ सैंपल ऑफ 0.125 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट आपको दे दिया गया है। व्हेन एनालाइज्ड बाय ड्यूमास मेथड यील्ड्स 22.78 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस collected over KOH solution at 280 Kelvin and 759 mm of Hg। तो आसानी से आप पता कर पाएंगे कि 280 केल्विन यानी कि ये है टेम्परेचर, एंड 759 mm ऑफ Hg, दैट मीन्स ये है प्रेशर। आपसे पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है। आपको वेपर प्रेशर दिया गया है वाटर का एट 280 केल्विन, 14.2 mm ऑफ Hg, आर की वैल्यू भी आपको दी गई है, दैट मीन्स गैस कॉन्स्टेंट आपको पता है। सही है, कुछ चीज़ें पता है, कुछ चीज़ें हम आसानी से निकाल लेंगे। जनाब यहाँ पर निकालने की बारी आएगी पी एक्चुअल की। पी एक्चुअल बोले तो प्रेशर, पी एक्चुअल यानी कि हमें प्रेशर पता करना है। प्रेशर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 759 mm ऑफ Hg। इसको जब आप माइनस करेंगे यहाँ से, जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है, राइट, तो आपको पी एक्चुअल प्रेशर आपको मिलने वाला है, दैट मीन्स 759 माइनस 14.2 जब आप करेंगे तो कितना आने वाला है, 15 करिए 744.8, राइट। ये आपको मिल जाने वाला है। mm ऑफ Hg भी आगे आप लिख सकते हैं, बाकी आप समझदार तो हैं ही इतने। सही है। अब जनाब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, बहुत ज़्यादा समस्या होने नहीं वाली है समझने में इसको। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला जनाब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे हम। पी एक्चुअल लिखिए, जो आपने अभी भी कैलकुलेट किया है, पी एक्चुअल। अब आपको चाहिए वॉल्यूम, जो आपको यहाँ पर दिया गया है, क्या लिखा हुआ है, यील्ड्स 22.78 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस, राइट। पी एक्चुअल जो नाइट्रोजन का प्रेशर हो जाएगा, एंड वॉल्यूम भी आपको वही चाहिए। और जनाब नीचे आने वाला है PRT। PRT में क्या आने वाला है, प्रेशर। 760 mm ऑफ Hg आपने पढ़ा है प्रेशर, तो ये जनाब यहाँ पर प्रेशर लिखें या फिर 760 mm ऑफ Hg ही लिख दें। चलिए PRT एक बार लिख लेते हैं, आपको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ml है इसलिए, राइट। और नीचे आइए पी एक्चुअल। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने वाले हैं। सही है, वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन नहीं लिखना होगा हमें, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जनाब बाद में आने वाला है। अगर हमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर लिखना है तो हमें मॉलिक्यूलर वेट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, इतना भी डायरेक्ट नहीं जाना है हमको। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यानी कि NN2 यहाँ पर लिख लेते हैं फिलहाल के लिए हम, राइट। जो भी यहाँ पर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, देन हमको वेट ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएगा। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। वहाँ तक तो आप जानते ही हैं। फिलहाल इसको सॉल्व करिए। मोल्स ऑफ N2 पी एक्चुअल, दैट मीन्स क्या कैलकुलेट किया है आपने, 744.8 इंटू 22.78 सही किया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ये 41 नहीं जनाब, 44 है, सही है। नीचे आइए PRT, दैट मीन्स 760 हो जाने वाला है। R क्या है, 0.082, 0.082, यस 082। टेम्परेचर कितना होगा जनाब, 280 आपको दिया गया है, राइट। बहुत ही ध्यान से वैल्यूज़ को पुट करते हुए आगे बढ़ना है, आप आसानी से चीज़ों को क्रैक कर पाएंगे। बट यहाँ पर जो कैलकुलेशन करनी है तो आपके सारे टेस्ट ले लेगी जनाब, राइट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, फिलहाल हमने तो पहले करके रख लिया है, राइट, बट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमको छोड़ने होते हैं। यहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं, डेफिनेटली एट द एंड सॉल्व करना ही है आपको, लास्ट तक सॉल्व करते जाइए। बट ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है, ऐसी कैलकुलेशन बन रही है, तो जनाब मार्क फॉर लेटर करिए, आगे बढ़ जाइए, वरना उसमें उलझ कर रह जाएंगे। सही है।
ये अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं चलने वाला, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 0.000971, राइट। देखो ये हमने पहले सॉल्व करके रख लिया था, तो हमें डायरेक्टली पता है 0.000971। ये आ गया जनाब मोल्स ऑफ N2, राइट। मोल्स ऑफ N2 को अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 दैट इज 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट ऑफ N2 आने वाला है दैट इज मास ऑफ N2। तो चलिए जनाब वेट ऑफ N2 हम निकाल लेते हैं। वेट ऑफ N2 के लिए आपको 0.000971 इंटू 28 करना पड़ेगा। यहाँ पर हम N2 की बात कर रहे हैं, सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, राइट। गैस का डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देखिए गैस बोले तो N2, ना कि सिर्फ नाइट्रोजन। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब आने वाला है 0.0271, राइट। ठीक है, ये आ गया जनाब ग्राम्स में ही आएगा ऑब्वियसली। अब हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, जिसका इंतजार हम कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है 0.027। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए जनाब क्या करना होता है, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये तो कई बार कर चुके हो, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट। 0.0271 एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको क्वेश्चन में पहले ही दिया जा चुका है एंड दैट इज 0.125, राइट। जस्ट अ सेकेंड, 0.125। इसको जब आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं 100 से, तो ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान लग रही है, बट डेफिनेटली आपको ही करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत हम समझते नहीं है, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 21.75, राइट। इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, जो आपको इस खाली जगह में लिखना था। कहाँ है जनाब खाली जगह, ये रही। नियरेस्ट इंटीजर में से ही आपको लिखना है, राइट। 22 यहाँ पर जैसे ही आप लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। कैलकुलेशन में उलझाया गया है, थोड़ा सा फार्मूला भी अच्छा था, तो एट द एंड ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसलिए आपको आनी चाहिए। एट द एंड कैलकुलेशन तो है ही,